दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जनहित। महाराष्ट्र की राजनीति में हिंदी और मराठी का भाषा विवाद हिंदू और मुसलमान तक जा पहुंचा है। पिछले कई हफ्तों से महाराष्ट्र में हिंदी भाषा के खिलाफ राज ठाकरे और उनकी पार्टी के नेता गुंडागर्दी पर उतारू हैं। हिंदी के खिलाफ नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, मारपीट की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और इसी नफरत की बुनियाद पर कल दोनों ठाकरे बंधु राज और उद्धव एक साथ आने वाले हैं। दोनों भाइयों के सियासी मिलन को महाराष्ट्र की राजनीति का टर्निंग पॉइंट कहा जा रहा है, लेकिन नफरत वाली इस सियासत की सच्चाई कुछ और है। लड़ाई अस्तित्व बचाने की है, इसीलिए दोनों भाई कल साथ साथ दिखेंगे। लोकशाही में ठाकरे की ठोकशाही का पॉलिटिकल पोस्टमार्टम आज जनहित की कवर स्टोरी है। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। जनहित में अब विस्तार से आपको खबरें दिखाते हैं और शुरुआत कर लेते हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र की पॉलिटिकल पिक्चर में 20 साल बाद फिर से भाई भाई का सीन आने जा रहा है। दुश्मनी अब दोस्ती में बदलने जा रही है। राजनीति में अपना सियासी मैदान बचाने के लिए विरोधी दलों के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा है। 20 सालों तक एक दूसरे को हम आपके हैं कौन कहने वाले अब हम साथ साथ हैं का नारा देने जा रहे हैं। 20 साल बाद हिंदी भाषा के विरोध और मराठी सम्मान के नाम पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे कल साथ आ रहे हैं। इस जश्न को मराठी विजय दिवस का नाम दिया गया है। दावा है कि कल का दिन महाराष्ट्र की सियासत का टर्निंग पॉइंट साबित होगा। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम शिंदे का कैलकुलेशन गलत निकला कि हिंदी को तीसरी भाषा बनाने पर रोल बैक से भाइयों का मिलन टल जाएगा। कल उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साझा डंका बजाएंगे कि वही मराठी मानुष के असली रखवाले हैं। कल दोनों क्रेडिट लेंगे कि हिंदी को हरा दिया और मराठी को जिता दिया। भाषा के नाम पर अपनी सियासी दुकान को चमकाने में दोनों कितने सफल होंगे, ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दोनों भाइयों का साथ आना महाराष्ट्र में आश्चर्यजनक है तो अप्रत्याशित भी है। उधर उद्धव राज के जश्न से पहले बीजेपी ने भी माइंड गेम खेला है। मराठी बनाम हिंदी, महाराष्ट्रियम बनाम बाहरी के इस गेम में बीजेपी ने आज दाढ़ी और गोल टोपी वाले मुसलमानों की एंट्री करा दी। ठाकरे ब्रदर्स के मराठा नैरेटिव के आगे उससे भी बड़ा हिंदू नैरेटिव पेश कर दिया और इसमें हथियार बनाया है एमएनएस और उद्धव की सेना के हिंदी विरोधी गुंडागर्दी की तस्वीरों को लेकर। आज जनहित में हम आपको महाराष्ट्र में हिंदी के विरोध की दोनों भाइयों की पूरी एबीसीडी बताने जा रहे हैं। यह भी बताएंगे कि दोनों को अचानक मराठी भाषा की माला जपने की क्यों सूझी है और वो ठोकशाही का पैटर्न भी दिखाएंगे जो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों को एनर्जी देता है। लेकिन कल के मिलन की बात करने से पहले देखिए दोनों भाइयों में आज से 225 दिन पहले किस तरह की तनातनी थी। अलग होने के बाद भी दोनों ने सीधे टकराव को बहुत हद तक टाला, जरूर हमले किए भी तो घुमा फिरा कर। उद्धव ने इसमें अक्सर खुद ना बोलकर संजय राउत अपने राज्यसभा सांसद को आगे किया। 2022 में राज ठाकरे ने मस्जिदों पर लाउडस्पीकर के खिलाफ मुहिम चलाई तो दूसरे पक्ष की ओर से इसे प्रायोजित नौटंकी कहा गया। 2024 में राज ठाकरे के बीड़ दौरे में शिवसेना यूबीटी के लोगों ने उन पर अंडे टमाटर फेंके। 2024 में राज ठाकरे ने फडणवीस सरकार की भविष्यवाणी की तो कहा गया कि शायद सीबीआई या ईडी के डर से वो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। उद्धव गुट ने यह बयान दिया था। राज ने पीएम मोदी की जब तारीफ की तो उद्धव सेना ने कहा कि बेटे के सियासी करियर की जुगाड़ में राज ठाकरे लगे हुए हैं। लेकिन बड़ा हमला राज ठाकरे ने नवंबर 2024 में किया था, जब उद्धव ठाकरे का नाम लेकर उन्होंने कहा कि शिवसेना के गद्दार वो लोग नहीं हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ी, बल्कि असली गद्दार तो उद्धव ठाकरे हैं जिनकी वजह से सबने शिवसेना छोड़ी। का माणसाने सगळे अख्खी पक्षाची वाट लावली। अनेक लोक निघून गेले, त्या लोकांना हे म्हणतात गद्दार आहेत। अरे गद्दार तर घरात तिथे बसलाय, ज्यांनी पक्षाची गद्दारी केली। तो उद्धव ठाकरे के लिए गद्दार शब्द का इस्तेमाल राज ठाकरे करते हुए राज ठाकरे के इस बयान के बाद वाकई दोनों ओर से लिहाज खत्म हो गया था। माहिम से राज ठाकरे के बेटे ने, जबकि वर्ली से उद्धव के बेटे ने चुनाव लड़ा और दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ अपने अपने कैंडिडेट भी उतारे।
तो इस लेवल की तनातनी के 225 दिन के बाद कल दोनों भाई सियासी तौर पर मिलने जा रहे हैं। अब मराठी विजय दिवस के इस जश्न की तैयारी की झलक देखिए। यह कार्यक्रम कल मुंबई में वर्ली के NSCI डोम में सुबह 10 बजे से शुरू होगा। जश्न में मराठी लेखक, कवि, साहित्यकार बुलाए गए हैं। वर्ली डोम में 7 से 8 हजार लोगों की बैठने की व्यवस्था भी की गई है। हॉल में अंदर, बाहर और सड़क पर LED स्क्रीन होंगी। दोनों पार्टियों के तमाम कार्यकर्ता, जिनको साफ निर्देश दिया गया है कि पार्टियों के झंडे नहीं लगाएं। ना शिवसेना UBT का झंडा होगा और ना ही MNS का। सोशल मीडिया पर प्रचार में भी दोनों पार्टियों ने इसे सियासी जलसा बचने की कोशिश की। किसी भाई को बड़ा, किसी को छोटा दिखाने के बजाय ठाकरे नाम से ही ब्रांडिंग इस पूरे के पूरे कार्यक्रम की जा रही है। महाराष्ट्र में हिंदी को पढ़ाई की तीसरी भाषा बनाने पर विरोध का पहला झंडा राज ठाकरे ने उठाया था। ABP न्यूज ने खबर आप तक पहुंचाई थी। उद्धव की पार्टी की इसमें बाद में एंट्री होती है, पर विरोध को धार देने के लिए दोनों ने एक ही पैटर्न पकड़ा और वो था गैर मराठियों की पिटाई का। तब से होड़ चल रही है कि इस रेस में कौन आगे रहता है, कौन किसको ज्यादा मारता है। इसी कड़ी में यह नई तस्वीर है जिसमें बीजेपी को भी मराठा नैरेटिव के काट में हिंदू नैरेटिव का मौका दे दिया। ठाणे में 2 दिन पहले एक मोबाइल दुकानदार और एक ग्राहक में झगड़ा हो गया। ग्राहक की पिटाई कर दी गई। मामला सीधे एक दुकानदार और ग्राहक से जुड़ा हुआ था, लेकिन ग्राहक मराठी था और पीटने वाला दुकानदार गैर मराठी। बस यहीं से उद्धव सेना को मौका मिल गया। शिवसेना UBT के पूर्व सांसद राजन विचारे ने अपने दफ्तर में दरबार लगा लिया, दोनों की पेशी करा दी। फिर गैर मराठी दुकानदार के साथ क्या हुआ, इन तस्वीरों को गौर से देखिए, सुनिए भी। मैंने कल थोड़ा अपने दुकान पे थोड़ा सा लड़ाई हो गया इनके साथ में, तो मैंने इनको थोड़ा सा मारा। तो आइंदा से मैंने ऐसे गलती नहीं करूंगा। सॉरी, मुझे माफ कर दो। उद्धव गुट के पूर्व सांसद माफी मांगने के बावजूद उसको थप्पड़ मरवाते हैं। दोनों गैर मराठी दुकानदारों से कान पकड़वाए गए, पैर छूने को कहा गया और फिर थप्पड़ के बदले थप्पड़ भी दिया गया। वीडियो देखते ही बीजेपी ने घेरा है। नीतीश राणे ने इसे जिहादी सोच बताकर हिंदुओं से मारपीट बर्दाश्त नहीं होगी, ये कहा। साथ ही सवाल भी दागा कि जो मुस्लिम मराठी नहीं बोलते उनसे क्या ये करवाओगे। कोई भी जो हिंदुओं को ऊपर हाथ उठाएगा तो हमारी सरकार कुछ सहन करने वाली है नहीं, कि हम जो मंत्री बने हैं, हमारी जो सरकार आई है वो हिंदू समाज के वजह से ही आई है। कुछ भी मेरे को बताइए, बोलिए, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, मगर हम लोग जिन्होंने हाथ उठाया, क्योंकि ये जो हाथ उठाने वाले हैं ना, ये जिहादियों से कम नहीं है। हिंदू राष्ट्र को बांटने का काम करते हैं। गजवाई हिंद के अंतर्गत हमारे देश को इस्लाम राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग उन्हीं को मदद कर रहे हैं। अब मराठी के सामने उससे भी बड़ा हिंदू नैरेटिव आया तो शिवसेना ने सफाई दी। कहा ठाणे की घटना में मराठी बनाम गैर मराठी एंगल नहीं था। MNS ने कहा कि नीतीश राणे भटकाओ मत, हम हिंदी विरोधी हैं, हिंदू विरोधी नहीं है। I think Nitesh Rane should understand one thing, that we are Hindu, but we are not Hindi. तो ये तो दरबार नहीं था, वो सबक थी कि बाबा ऐसा मत करो। उन्हें खत्म हुई बात और 2 गुट में हुई घटना थी। बड़ा दिलचस्प है कि जो लोग हिंदी को नहीं पढ़ाने या हिंदी का विरोध कर रहे हैं, उनमें से एक अंग्रेजी में अपनी बातें बोलता है और दूसरा हिंदी में। खैर, राज और उद्धव का साथ आना, दोनों की सियासी मजबूरी ज्यादा है, अस्तित्व बचाने का संघर्ष है। महाराष्ट्र की राजनीति में राज ठाकरे शून्य पर खड़े हैं। विधानसभा चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे की ताकत भी कमजोर हो चुकी है और दोनों की यही कमजोरी साथ आने की मजबूरी बनी है। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना UBT विधानसभा चुनाव में 95 सीटों पर लड़ी, महज 20 सीटें ही जीत पाई। राज ठाकरे की बात करें, उनकी पार्टी MNS 135 सीटों पर लड़ी, खाता भी नहीं खोल पाई। उद्धव की पार्टी को 9.96% वोट मिले, राज ठाकरे की पार्टी को 1.55% वोट मिले थे। यहां तक कि चुनाव में राज ठाकरे ने माहिम सीट से इस बार अपने बेटे को भी उतारा था, लेकिन लॉन्चिंग फेल हो गई। वैसे भी महाराष्ट्र की राजनीति में राज ठाकरे फेल नेता ही साबित होते रहे हैं। 2006 में पार्टी बनाने के बाद जितने भी चुनाव हुए, हर चुनाव में इनका परफॉर्मेंस बेहद खराब रहा।
2009 में पहली बार विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे की एमएनएस ने 13 सीटें जीती थीं। रेल चुनाव चिन्ह पर, इंजन चुनाव चिन्ह पर 2014 में पार्टी महज एक विधानसभा सीट पर सिमट गई। 2019 के विधानसभा चुनाव में भी एक ही सीट पर जीत मिली थी। 2024 में 128 सीटों पर लड़ी, खाता भी नहीं खोल पाई थी। मराठी अस्मिता का मामला गरमाने की कोशिश की गई, लेकिन महाराष्ट्र की जनता पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इससे आप समझ सकते हैं कि राज ठाकरे के सामने अब अस्तित्व बचाने का संकट है। उद्धव ठाकरे की पहचान भी अब असली शिवसेना की नहीं रह गई है। ऐसे में अब आगे आने वाले दिनों में इन दोनों मराठा छत्रप के सामने नगर निगम के चुनाव में इज्जत बचाने की चुनौती है। हिंदी विरोधी राजनीति के जरिए दोनों भाई मराठा वोट बैंक को एकजुट करना चाहते हैं, ताकि नगर निगम की सियासत में ठाकरे खानदान का सिक्का है वो जमा रहे, दबदबा बना रहे। वैसे तो आने वाले दिनों में 11 महानगर पालिकाओं में चुनाव होने हैं, लेकिन ठाकरे भाइयों की असली परीक्षा बीएमसी में ही है, जहां 27 साल से उद्धव की शिवसेना का प्रभाव है। बीएमसी में पड़ने वाले मुंबई रीजन में विधानसभा की कुल 36 सीटें आती हैं। पिछले साल विधानसभा चुनाव में एनडीए यानी महायुति को 22 और महाविकास अघाड़ी को 14 सीटों पर जीत मिली। महायुति में बीजेपी को 15 सीट मिली, जबकि एमवीए में उद्धव की शिवसेना को 10 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। मुंबई में अगर ठाकरे ब्रांड को बचाए रखना है तो फिर उद्धव को बीएमसी का चुनाव हर हाल में जीतना ही होगा, लेकिन बीजेपी और एकनाथ शिंदे का गठबंधन इसमें बड़ा रोड़ा है। मुंबई नगर निगम में कुल 227 वार्ड हैं। 2017 के चुनाव में शिवसेना को 84 और बीजेपी को 82 सीटें मिली थीं। जिस तरह से विधानसभा चुनाव में उद्धव के कोर वोटरों ने उनका साथ छोड़ा, ऐसे में उसे वापस जोड़ना उद्धव के लिए बहुत बड़ी चुनौती मानी जा रही है। फिलहाल वो इसी चक्रव्यूह से निकलने के लिए हिंदी विरोधी सियासत में भाई राज ठाकरे के साथ खड़े हो गए हैं और दोनों साथ मिलकर अब मराठा राजनीति को बढ़ाने में जुट गए हैं। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है, लेकिन तथ्य यह है कि एमएनएस और शिवसेना यूबीटी का कैडर खुलेआम हिंदी विरोध का झंडा लेकर निकल चुका है। पूछ पूछ कर मराठी बोलना आती है या नहीं, गैर मराठियों को पीटा जा रहा है और फडणवीस सरकार बस ये कहकर रह जाती है कि ये सब कुछ ठीक नहीं है, कानून हाथ में मत लो। तस्वीर नंबर 1, मीरा रोड में जोधपुर स्वीट्स के मालिक की पिटाई। तस्वीर नंबर 2, ठाणे में पूर्व सांसद के सामने दुकानदार को थप्पड़। तस्वीर नंबर 3, सुपरमार्केट में मराठी नहीं बोलने पर हिंदी भाषी कर्मचारी को पीटा। तस्वीर नंबर 4, एक प्राइवेट कंपनी के दफ्तर में मराठी न बोलने पर महिला कर्मचारी से बदसलूकी। मराठी समजून घ्यायचं नाही। और तस्वीर नंबर 5, बैंक में लगे हिंदी भाषा के पोस्टर हटाकर मैनेजर को मराठी में काम करने का फरमान। ये पांचों तस्वीरें अलग अलग तारीख की हैं। साधारण शब्दों में बताए तो बीते 5 महीनों की ये तस्वीरें हैं। कोई मार्च की है, कोई अप्रैल की, कोई जून और कोई जुलाई की। तस्वीरें भले ही अलग अलग है, इसमें दिखने वाले किरदार भले ही अलग अलग हैं, लेकिन हर तस्वीर में कहानी एक है और कहानी है हिंदी के विरोध की, हिंदी भाषियों से मारपीट और बदसलूकी की। राज ठाकरे की पार्टी के कथित नेताओं की गुंडागर्दी की सबसे ताजा तस्वीर 29 जून की है, जब मीरा रोड के जोधपुर स्वीट्स नाम की दुकान पर जाकर इन गुंडों ने बाबूलाल चौधरी से बदसलूकी की, मराठी विवाद को हवा देते हुए थप्पड़ चलाए। गुंडागर्दी की इन तस्वीरों को पूरा देश देख रहा है। एमएनएस की गुंडागर्दी के विरोध में मिठाई दुकानदारों ने 3 जुलाई को अपनी अपनी दुकानें बंद रखी। पुलिस ने गुंडों के खिलाफ केस दर्ज किया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। महाराष्ट्र में मराठी भाषा का अभिमान रखना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। कोई अगर
भाषा के आधार पर मारपीट करेगा तो ये सहन नहीं किया जाएगा। लेकिन लग तो ये रहा है कि मुंबई और आसपास के इलाकों में भाषा के ठेकेदारों से सिस्टम डरा हुआ है। पुलिस भी बहुत ज्यादा कुछ करने की हालत में शायद दिख नहीं रही है, क्योंकि गुंडागर्दी की ये तस्वीरें पहली बार सामने नहीं आई। राज ठाकरे की पार्टी के नाम पर गुंडागर्दी का ये सिलसिला मार्च महीने से चल रहा है। यकीन न हो तो इन तस्वीरों को देखिए जो 26 मार्च को सामने आई थी। सॉरी बोलने में देरी हुई, कान पकड़ने में हिचक दिखाई तो ताबड़तोड़ थप्पड़ जड़ दिए। गुंडागर्दी करने वाले एमएनएस के कार्यकर्ता और पीड़ित सुपरमार्केट का स्टाफ है। वीडियो मुंबई के वर्सोवा इलाके का है। मैं एटीट्यूड से बात नहीं कर रहा हूँ। क्या बता दो, पहले मराठी बोलता है फिर हिंदी बोलता है। अगली तस्वीर देखिए जो 1 अप्रैल की है और घटना गोरेगांव इलाके की। बैंक कर्मचारी का कसूर सिर्फ इतना भर था कि उसे मराठी नहीं आती थी। सुरक्षा गार्ड की पिटाई का ये वीडियो मुंबई के पवई इलाके का है। एमएनएस वालों की नजर में इसका गुनाह भी वही है जो बाकी गैर मराठी भाषियों का है। कायदे से एमएनएस वालों की इस गुंडागर्दी पर लगाम कभी लगनी चाहिए थी, लेकिन सरकार और सिस्टम में बैठे लोग आंख मूंद कर सोते रहे। लेकिन नतीजा ये हुआ कि गुंडों का हौसला बढ़ा। अब अगली तस्वीर देखिए। थाने में 1 जुलाई को मोबाइल रिचार्ज की दुकान पर ग्राहक के साथ दुकानदार की बहस मारपीट तक पहुंच गई, तो विवाद ने मराठी वर्सेस हिंदी का रंग ले लिया। एमएनएस की गुंडागर्दी से उत्साहित उद्धव की शिवसेना के पूर्व सांसद राजन विचारे ने कमरे में पंचायत लगाई, दुकानदार को कैमरे के सामने माफी मांगने को मजबूर किया, थप्पड़ जड़वाए। ये उस महाराष्ट्र की सियासत का नया चरित्र है जो देश की आर्थिक राजधानी है। हर भाषा, हर प्रांत के लोग जिस शहर को बनाने में खून पसीना लगा रहे हैं, वहाँ उनके साथ ये सलूक हो रहा है। सरकार सिर्फ कैमरे पर आकर बयान दे रही है। देवेंद्र फडणवीस सरकार की यह जिम्मेदारी है कि जो लोग इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, भाषा के नाम पर गैर भाषी लोगों के साथ, गैर मराठी भाषी लोगों के साथ मारपीट की जा रही है, उनके खिलाफ तुरंत एक्शन हो। लेकिन अगर एक्शन लिया गया रहता तो दोबारा इस तरह के मामले कहीं देखने को नहीं मिलते, और इस तरह का मामला बढ़ता हुआ चला जा रहा है, जिसके लिए सरकार सीधे तौर पर जिम्मेदार है। मारो ठोको, मैटर सुलझाओ और नंबर बढ़ाओ, ये ठाकरे ब्रदर्स की पॉलिटिक्स की फिलॉसफी है। शुरू से ही उनकी सोच रही है कि जो गैर मराठियों को जितना दबाएगा वो उतना ही कट्टर मराठी मानुष, उतना ही बड़ा मराठा हृदय सम्राट कहलाएगा। ठाकरे परिवार की पहली पीढ़ी में मराठी अस्मिता सिर्फ एक विचार था, लेकिन उसके बाद की 2 पीढ़ियों में यही विचार ठोकशाही बन गया है। बाल ठाकरे के पिता प्रबोधनकार केशवराव सीताराम ठाकरे समाज सुधारक, भाषाविद और आंदोलनकारी थे। केशव सीताराम ठाकरे भाषाई आधार पर महाराष्ट्र को राज्य बनाने वाले संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट के नेता थे। बॉम्बे स्टेट में नौकरियों पर मराठियों का पहला हक है, यह मांग उन्होंने 1921 में ही अंग्रेजों से कर दी थी। 60 के दशक में बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना बनाई तो विचार पिता से ही लिए, लेकिन तरीका अपना अपनाया जो बेबाक और थोड़ा उग्र था। जय महाराष्ट्र का नारा और मराठी अस्मिता, मराठी मानुष, ये सारे शब्द यहीं से निकले। 1966 में शिवसेना का गठन ही मराठियों के हितों की रक्षा और बाहरियों के विरोध के नाम पर हुआ था। 60 के दशक में बॉम्बे में बिजनेसमैन और गुजरातियों का नौकरी में दक्षिण भारतीयों का वर्चस्व था। बाल ठाकरे ने मैनिफेस्टो में कहा कि बाहरी लोग नौकरियां छीन रहे हैं, इन पर पहला हक मराठियों का है। बाल ठाकरे ने पुंगी बजाओ लुंगी हटाओ का नारा दिया, जिसमें निशाने पर नौकरी पेशा दक्षिण भारतीय आ गए। मार्मिक पत्रिका में वो नौकरी करने वाले तमिलों के नाम छापते, यंडू गुंडू बोलकर उनका मजाक उड़ाते थे। मराठी सम्मान का ठेकेदार बनकर शिवसेना अपना ग्राफ ऊपर उठाती गई और शिवसेना एक पार्टी नहीं बल्कि मराठा इमोशंस बन गई। बाला साहब ठाकरे ने इसमें हिंदुत्व का फ्यूजन तो बहुत बाद 90 के दशक में किया था। उद्धव की शिवसेना हिंदी विरोध को लेकर भले ही मौजूदा वक्त में आक्रामक है, उसकी वजह भी हमने आपको बता दी, क्योंकि विधानसभा में फ्लॉप प्रदर्शन रहा है उद्धव ठाकरे की पार्टी का। जमीन बचाने की यह सियासत है जिसमें गैर मराठी टारगेट पर हैं।
लेकिन आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि यही उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने बाकायदा ट्यूशन पढ़कर पैसे खर्च करके हिंदी सीखी थी। 2019 में जब पहली बार आदित्य चुनाव लड़ने वाले थे, तब उनके शिक्षक विनय दुबे ने एक अखबार को बताया था कि आदित्य की अंग्रेजी पर पकड़ अच्छी है, लेकिन उनकी मां रश्मि ठाकरे चाहती थी कि आदित्य हिंदी भी धारा प्रवाह बोलें, लिहाजा घर जाकर उन्हें हिंदी सिखाई। हिंदी सुधारने के लिए आदित्य ने हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत सहित कई कवियों को पढ़ा, कई साहित्यकारों को पढ़ा। हिंदी की बोलचाल में प्रयोग करना उन्होंने सिखाया था। उच्चारण में मुश्किल शब्दों के इस्तेमाल से बचने की सलाह भी आदित्य ठाकरे को दी गई थी। और क्योंकि इस वक्त हिंदी विरोध का विवाद गर्म है, तो आदित्य ठाकरे का एक पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। आपको भी सुनना चाहिए। एक खोज पर निकला हूं मैं, एक खोज पर निकला हूं मैं, उसको खोजने निकला हूं मैं, है वो कहां, क्या पता क्या पता। ए अंतर्यामी, तुम्हें खोजने निकला हूं मैं, एक खोज पर निकला हूं मैं। है राह कठिन, तुम्हें ढूंढना है जटिल, पर उसको पाकर रहूंगा मैं, ब्रह्मांड के सच को पाऊंगा मैं, एक खोज पर निकला हूं मैं। ना ख्वाब है ना ख्वाहिशें, सिर्फ तलाश है सच की, सच का दीवाना बनके दुनिया तलाशने चला हूं मैं, एक खोज पर निकला हूं मैं। बिल्कुल शुद्ध भाषा में आदित्य ठाकरे ने हिंदी की ये सटीक कविता सुनाई, क्योंकि उन्हें ट्यूशन दिया गया। लेकिन जरा सोचिए, जो गरीब बच्चे होंगे जो ट्यूशन नहीं कर सकते, उनको हिंदी पढ़ने से रोका जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पब्लिक को ये दोहरे मापदंड समझ में नहीं आते। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि खुद को नेता बनना था तो हिंदी सीख ली, लेकिन दूसरों के बच्चे सीखना चाहते हैं तो उन्हें रोकने के लिए अपनी सियासत को लेकर खड़े हो गए। राजनीति में वैसे सीधे सीधे दो पैटर्न हैं। पहला तो ये कि अपने वोटरों में विचारों का इतना असर पैदा करो कि वो आपकी तरफ खींचे आए। दूसरा पैटर्न यह है कि अपने वोटरों को कुछ लोगों से इतना डरा दो कि वो डर के मारे आपकी शरण में आ जाए। क्षेत्रवाद, जातिवाद और भाषावाद की राजनीति इसी दूसरे फॉर्मूले पर चलती है। हिंदी विरोध के नाम पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जो कह रहे हैं, वो भी इससे अलग नहीं है। कभी यह कहना कि यूपी बिहार वाले छठ मनाकर मराठी कल्चर खत्म कर रहे हैं, कभी यह बोलना कि गैर मराठी लोग मराठियों की नौकरियां खा रहे हैं, कभी यह कहना कि मराठियों का सारा पैसा और बिजनेस गुजराती लेकर जा रहे हैं। हिंदी और मराठी विवाद में आज वैसे गुजरात की भी एंट्री हुई है। पूरी खबर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उसके पहले सीधे लिए चलते हैं आपको त्रिनिदाद एंड टोबैगो, जहां पर संसद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। I am deeply honored to stand before you, the elected representatives of a proud democracy and a friendly nation. I bring greetings from 1.4 billion people of India. I also bring warm wishes from the people of Ghana, the country I visited just before arriving here. I am humbled to be the first Indian Prime Minister to speak to you in this iconic Red House. This historic red building has seen struggles and sacrifices of the people of Trinidad and Tobago for freedom and dignity. Over the past 6 decades, it has stood strong as you built a just, inclusive, and prosperous democracy. Friends, the people of this great nation have chosen 2 remarkable women leaders, the President and the Prime Minister.
They proudly call themselves daughter of the Indian diaspora. They take pride in their Indian heritage. In India, we admire their leadership, grit, and determination. They are living symbols of the relationship between our countries, built on shared roots and shared dreams. Distinguished members, both our nations rose from the shadows of colonial rule to write our own stories with courage as our ink and democracy as our pen. Today, both our nations stand as proud democracies and pillars of strength in the modern world. A couple of months ago, you celebrated the Festival of Democracy by participating in elections. I congratulate the people of this country for their wisdom and vision for peace, stability, and prosperity. I also congratulate the newly elected members of this august House. Special greetings to Prime Minister Kamalaji for forming the government once again. And I wish her continued success as she leads this great nation towards sustained growth and prosperity. Friends, when I look at the golden words of the Speaker's chair from the people of India to the people of Trinidad and Tobago, I feel a deep sense of emotion. That chair is not just a piece of furniture, but a powerful symbol of the friendship and trust between our two nations. The words expresses the bond that one democracy feels for another. आप सभी जानते हैं, भारतीयों के लिए डेमोक्रेसी सिर्फ एक पॉलिटिकल मॉडल भर नहीं है, हमारे लिए ये वे ऑफ लाइफ है, हमारी हजारों वर्षों की महान विरासत है। इस संसद में भी कई साथी ऐसे हैं जिनके पूर्वज बिहार से हैं। वो बिहार जो महाजनपदों यानी एंशियंट रिपब्लिक्स की भूमि है। इन इंडिया, डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल सिस्टम, फॉर अस it is a way of life. Your parliament also has some members whose forefathers were from the Indian state of Bihar, which is famous for centers like Vaishali. Friends,
There is a natural warmth in the connection between our two countries. I must say, Indians are among the most passionate fans of the West Indies cricket team. We cheer for them with all our heart, except when they are playing against India. Relationship between our two countries is based on the foundation of centuries-old bonds. 180 years ago, the first Indians arrived on this land after a long and hard journey. Oceans away, the Indian beats blended beautifully with the Caribbean rhythm. Here, Bhojpuri found harmony with Creole. Dal pudi met doubles, and tabla met the steel pan. Today, the people of Indian origin are proud bearers of the red, black, and white flag. From politics to poetry, cricket to commerce, calypso to chutney, they contribute to every field. They are an integral part of the vibrant diversity that you all respect. Together, you have built a nation that lives its motto, together we aspire, together we achieve. Friends, earlier today, Her Excellency, the President, graciously conferred upon me this country's highest national award. I accept it with humility on behalf of 1.4 billion Indians. Now, with immense gratitude, I dedicate it to the enduring friendship and the ancestral ties between our two nations. Friends, I'm delighted to so many women members. ट्रिनिडाद और टोबैगो की संसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे हैं। तमाम बड़ी बातें उनकी ओर से कही गई हैं। उस देश के साथ हिंदुस्तान को जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी से मैं आया हूं, और इसके साथ ही जबरदस्त तरीके से उन्होंने तारीफ भी की है जिस तरह से महिला सशक्तिकरण का मुद्दा उठाए या वहां पर बड़े पोजीशन पर महिलाओं को जिस तरह से रखा गया है। बिहार के साथ भी वहां पर रिश्ता जोड़ा कि कैसे जो पूर्वज आपके हैं त्रिनिदाद में जितने भी लोग बैठे हुए थे वहां पर ज्यादातर लोग बिहार से ताल्लुक रखते हैं। ये बात भी उनकी ओर से बताई गई और बाकायदा बिहार के वैशाली का जिक्र किया गया लोकतंत्र के संदर्भ में। और भी बड़ी बातें प्रधानमंत्री जब बोलेंगे आपको दोबारा से लेकर चलेंगे, लेकिन फिर से लौट आते हैं जनहित की आज की कवर स्टोरी पर, जिसके बारे में विस्तार से मैं दे रही थी आपको जानकारी। हिंदी और मराठी का विवाद महाराष्ट्र में गहराता जा रहा है। इसी को लेकर कल ठाकरे बंधु एक मंच पर आने जा रहे हैं, लेकिन हिंदी मराठी विवाद में आज गुजरात की भी एंट्री हुई है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पुणे में थे। वहां नेशनल डिफेंस एकेडमी में उन्होंने बाजीराव पेशवा प्रथम की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दोनों डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार समेत कई नेता मौजूद रहे। लेकिन इस कार्यक्रम में शिवसेना प्रमुख और डिप्टी सीएम शिंदे के एक शब्द पर नया विवाद पैदा हो गया।
उन्होंने अपने भाषण के अंत में गृह मंत्री की तारीफ में शेर सुनाए और फिर जय हिंद, जय महाराष्ट्र और जय गुजरात के साथ संबोधन का समापन किया। अब विपक्ष को ये बातें रास नहीं आई। पहले शिंदे का बयान सुनिए, फिर हो रही इस पर राजनीति भी आप तक पहुंचाएंगे। आपके बुलंद इरादों से तो चट्टानें भी डगमगाती है, आपके बुलंद इरादों से तो चट्टानें भी डगमगाती है। दुश्मन क्या चीज है, तूफान भी अपना रुख बदल देता है। आपके आने से यहाँ की हवा का नूर बदल जाता है, आपके आने से यहाँ की हवा का नूर बदल जाता है। आपके नाम से हर शख्स आदब से झुक जाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय गुजरात। शिंदे के जय गुजरात को उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने फौरन लपक लिया। संजय राउत ने शिंदे के संबोधन का वीडियो शेयर करते हुए मराठी में लिखा कि अमित शाह की डुप्लीकेट शिवसेना का असली स्वरूप आज सामने आ गया। राउत ने शिंदे को आड़े हाथों लेते हुए उन्हें महाराष्ट्र मंत्रिमंडल से बाहर निकालने की मांग तक कर दी। शरद पवार के एनसीपी ने भी इसे मराठी मानुष का अपमान बता दिया, जिसके जवाब में सीएम फडणवीस ने सीनियर पवार के उस बयान की याद दिला दी जिसमें उन्होंने कर्नाटक के चिकोडी में शिवाजी महाराज की प्रतिमा के अनावरण के वक्त जय महाराष्ट्र के साथ साथ जय कर्नाटक भी कहा था। इसको वो खुश करना चाहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन महाराष्ट्र में आज नाराजी आ जाएगी। जय गुजरात। अभी मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा है कि अभी शिंदे साहब से बात करूं तो क्या पूछो, कैसे हाथ शिंदे साहेब के केम छो शिंदे साहब, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। इस समय छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतिमा का अनावरण हो रहा था। उस समय आदरणीय शरद पवार जी ने जय महाराष्ट्र जय कर्नाटक कहा था। उसका अर्थ ये होता है क्या कि शरद पवार जी को कर्नाटक ज़्यादा प्यारा है और महाराष्ट्र प्यारा नहीं है। अब गुजराती समाज में जाने के बाद जय महाराष्ट्र और जय गुजरात कहा तो मुझे लगता है कि इसमें इतना बवाल करने की आवश्यकता नहीं है। बाद में खुद एकनाथ शिंदे ने भी विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। पलटवार में उन्होंने उद्धव ठाकरे का एक पुराना वीडियो पेश किया जिसमें उद्धव ठाकरे ने भी जय भारत जय महाराष्ट्र के साथ साथ जय गुजरात बोला था। साथ है जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय गुजरात। एक मिनट अब आगे चलो। साथ है जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय गुजरात। उद्धव ठाकरे भी बोल रहे हैं, पहले जय हिंद, जय महाराष्ट्र और उसके बाद जय गुजरात। दर्शकों को याद दिला दें कि पहले महाराष्ट्र और गुजरात दोनों बॉम्बे राज्य के हिस्से थे। 1960 में भाषा के नाम पर दो अलग राज्य वजूद में आए। आज भी महाराष्ट्र में बहुत बड़ी तादाद में गुजराती रहते हैं और गुजरात में बड़ी तादाद में मराठी। सबसे बड़ी मिसाल गुजरात के बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री CR पाटिल जो मूलतः मराठी हैं और महाराष्ट्र में एनसीपी के दिग्गज नेता प्रफुल्ल पटेल जो कि गुजराती हैं। चलिए, ये तो बात हो गई महाराष्ट्र की जो भाषा विवाद को लेकर नए सिरे से आगे बढ़ रही है, लेकिन वहां से लौटते हैं, अब बिहार की राजनीति का रुख कर लेते हैं। मुस्लिम वोट बैंक को लेकर बिहार में सियासत कई दिनों से गर्म है और इस गर्म सियासत के बीच ओवैसी की पार्टी AIMIM ने दूसरी बार महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई है। बाकायदा इसके लिए बिहार में MIM के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने लालू यादव को चिट्ठी लिखी है। ABP न्यूज के पास AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष की वो चिट्ठी मौजूद है। इस चिट्ठी में अख्तरुल ईमान लिखते हैं कि सेक्युलर वोटों का बिखराव रोकने के लिए हम सबको साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए ताकि महागठबंधन की सरकार बन सके। पिछले महीने भी अख्तरुल ईमान ने लालू यादव से इसी तरह की मांग की थी, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। अब सवाल यह है कि AIMIM क्यों महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहती है? क्या AIMIM को बिहार में अपने दम पर बेहतर करने की इस बार उम्मीद नहीं है? गठबंधन का ऑफर देकर AIMIM मुस्लिमों को कोई संदेश तो नहीं दे रही? क्या ओवैसी के साथ आने से महागठबंधन को फायदा हो जाएगा या बिहार में मजबूती से पैर जमाने के लिए लालू से गठबंधन करना चाहते हैं असदुद्दीन ओवैसी? अख्तरुल ईमान की चिट्ठी के बाद से बिहार की राजनीति में ये सवाल वायरल हैं। इन्हीं पांचों सवाल में ओवैसी और लालू के गठबंधन की गुत्थी उलझी हुई है। लालू परिवार पत्ते नहीं खोल रहा, लेकिन आरजेडी के मुस्लिम नेता गठबंधन के ऑफर पर सॉफ्ट दिखाई देते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है मतलब जो टारगेटेड पॉलिटिक्स कर रही है, उनके पास बस सिर्फ एक ही मुद्दा है, मतलब सांप्रदायिकता का।
तो इन चीज़ों को देखते हुए हम लोग ने अधिकृत किया राष्ट्रीय अध्यक्ष को, राष्ट्रीय अध्यक्ष ही निर्णय लेंगे। मगर अब उसमें ए आएंगे, बी आएंगे, सी आएंगे, कौन आएंगे, ये डिसीजन जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष और तेजस्वी को लेना है। ओवैसी और लालू अगर साथ नहीं आते हैं तो क्या होगी बिहार की राजनीति, और अगर दोनों साथ आ जाते हैं तो फिर क्या होगी, इसके बारे में आपको थोड़ी देर में देंगे जानकारी। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि गठबंधन को लेकर आरजेडी से ज्यादा ओवैसी की पार्टी परेशान है। 2 जून को ओवैसी की पार्टी ने लालू परिवार के पास गठबंधन का पहला प्रस्ताव भेजा। अभी 30 जून को अख्तरुल ईमान ने कहा था कि तीसरे मोर्चे की तैयारी कर रहे हैं। अब 2 जुलाई को फिर से लालू यादव को चिट्ठी लिखकर ओवैसी की पार्टी ने दूसरा प्रस्ताव भेज दिया है। हमने पिछले दिनों तक टेलीफोनिक वार्ता हमारी हुई थी, बीच में मीडिया के बंधुओं ने काफ़ी इस पर चर्चा की, लेकिन बहुत सारे लोग उनके थे ऐसे कि भाई ये मामला वाकईतन सच है या कोई नैरेटिव बनाया जा रहा है। तो हम लोगों ने इस हुज्जत तमाम के लिए लिखित दे दिया है। हम देखेंगे, 1-2 हफ्ता देखेंगे कि उनका क्या विचार हो रहा है, नहीं हो रहा है। मुझको अकेले जाने से कोई रोक सकता है क्या? भाई हम थर्ड ऑप्शन पर भी काम कर रहे हैं। जी, थर्ड पॉइंट के लिए भी हम काम कर रहे हैं और हम उसमें कोशिश में लगे हुए हैं। अरे हम किसी के वो नहीं, रैयत नहीं न हैं कि किसी के कहने पर उठते और बैठते हैं। हम अपनी अलग विचारधारा की राजनीति करते हैं। ये अगर उसके लिए तैयार नहीं है तो हमारे राहें खुली हुई हैं। इसमें 2 राय रही है कि लालू यादव की पार्टी आरजेडी का ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से गठबंधन होता है तो फिर मुस्लिम वोटों के बंटने की गुंजाइश ना के बराबर रह जाएगी। अगर गठबंधन नहीं होता है, वैसे स्थिति में ओवैसी या अकेले लड़ेंगे या फिर छोटे दलों से गठबंधन कर सकते हैं। ऐसे में सीमांचल, जो कि मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां ओवैसी महागठबंधन के वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। वैसे बिहार की राजनीति के कुछ जानकार ये भी मानते हैं कि जिस तरह से वक्फ बिल को लेकर माहौल गरमाया हुआ है और तेजस्वी यादव ने मुस्लिमों के पक्ष में जो आक्रामक बल्लेबाजी की है, उससे आरजेडी के रणनीतिकार ये मानकर चल रहे हैं कि मुस्लिम वोट इस बार छिटकेगा नहीं। शायद इसीलिए लालू परिवार ओवैसी के प्रस्ताव को बहुत गंभीरता से नहीं ले रहा, उल्टे सलाह दे रहा है कि सेकुलर वोटों को बिखरने से रोकना है तो बेहतर है मैदान में ही न उतरे। कुछ लोग वोट कटवा बन करके जो घूमते हैं, उस बार जो नुकसान पहुंचाया, इस बार जनता अब भ्रम में किसी के आने वाली नहीं है। इस बार जनता कोई गलती नहीं करेगी। जनता इस बार पूरी तरह से ठोक ठटाकर तेजस्वी जी के लिए वोट करेगी। एआईएमआईएम ने गठबंधन का प्रस्ताव देकर लालू परिवार के सामने आगे कुआं पीछे खाई वाली कहावत चरितार्थ की है। अब गठबंधन के प्रस्ताव को सीधे सीधे आरजेडी नकारती है तो फिर मुस्लिम वोटरों के बीच ओवैसी विक्टिम कार्ड खेलकर महागठबंधन का नुकसान कर सकते हैं। ये कह सकते हैं कि हमने तो प्रस्ताव दिया था, उन्होंने ही हमें साथ रखने लायक नहीं समझा। जनहित में आगे बढ़ेंगे और अब बात उस खुलासे की जो देश के उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने किया है। मैं आपसे पूछूंगी कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किस आतंकी देश के खिलाफ चलाया था, तो आप बिना पलक झपके एक पल में जवाब देंगे पाकिस्तान। लेकिन यह जवाब सिर्फ 1/3 सच है, क्योंकि पूरा सच तो यह है कि युद्ध भूमि में सरहद भले एक थी लेकिन दुश्मन 3 थे। दुश्मनों में आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान तो था ही, उसके साथ साथ चीन और तुर्की भी हमसे लड़ाई लड़ रहे थे। यानी हमने सिर्फ पाकिस्तानी फौज को ही नहीं हराया, बल्कि उसके पीछे खड़े चीन और तुर्की को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। डिप्टी आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े और भी कई खुलासे किए हैं। जैसे पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में हमारी सेना ने पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर के आतंकी ठिकानों पर हमले के लिए 21 टारगेट की पहचान की थी, लेकिन आखिरी वक्त में इनमें से 9 को तबाह करने का फैसला लिया गया। देश के उप सेना प्रमुख के मुताबिक भारत पाकिस्तान युद्ध को चीन ने अपनी प्रयोगशाला के रूप में इस्तेमाल किया, यानी चीन ने अपने हथियारों का लाइव टेस्ट इस जंग में किया। और तो और चीन की ओर से पाकिस्तान को लगातार भारत से जुड़ी खुफिया जानकारी भी साझा की गई। ये बात दुनिया जानती है कि भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के करीब करीब सारे के सारे हथियारों को हवा में ही बेदम कर दिया। लेकिन सेना का साफ मानना है कि हमें और मजबूत और आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है। पाकिस्तान तो दुनिया के सामने बेनकाब था ही, लेकिन अब इस खुलासे से चीन कैसे बेपर्दा हुआ है, आप देश के उप सेना प्रमुख से सुनिए। Firstly, one border, two adversaries.
So we saw Pakistan one side, but adversaries were two, and if I would say actually 4 or 3 actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese. That he's able to test his weapons against, say, various other weapon systems that are there. It's like a live lab which is available to. So again, Turkey also played a very important role in providing the type of support that was there. Bayraktar was getting live inputs as far as from China. Need for robust air defense system is something, again, our population centers also need to be protected, of course. उप सेना प्रमुख के इस बयान के बाद उम्मीद है इस देश के भीतर पाकिस्तान को लेकर जिस तरह की राजनीति चल रही थी उस पर लगाम लगेगा और आगे आने वाले वक्त में हमारी सेना की और मजबूत तैयारी होगी। और भी कई बड़ी बातें इनकी ओर से कही गई जिसकी जानकारी हमने आगे आपको दे दी थी। और अब आज का जनहित मंत्र, जिसमें मशहूर शायर वसीम बरेलवी के बेहद खास अल्फाज। अपने चेहरे से जो जाहिर है छिपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आई कैसे। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।